नमस्कार दोस्तों, आप सभी का चैनल में स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ पे जेन्युइन कंटेंट मिलता है और जेन्युइन कंटेंट मिलता रहेगा। फ्रेंड्स, जो इंडिया ईयर बुक 2021 है उसका चैप्टर नंबर 6 जो कि 7-8 पेज का है, डिटेल में कवर करेंगे हम बेसिक इकोनॉमिक डाटा। पहले इसके बुकलेट के अंदर मैं आपको कवर करवाऊंगा, उसके बाद में डिटेल में इससे रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं उनको अलग से भी सोर्स से भी कवर करेंगे। फ्रेंड्स, चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए बिना। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फ्रेंड्स, आपको जो कंटेंट दिया जा रहा है काफ़ी रिसर्च करके वेल थॉट आउट कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। बेसिक इकोनॉमिक डाटा जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अंदर दो स्कीम्स को हम कवर करने वाले हैं, एक तो 20 पॉइंट प्रोग्राम और एमपी-लेट्स स्कीम। दोनों ही स्कीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल जो आपको एक बेसिक आइडिया देता है हमारा जो इंडियन स्टैटिस्टिकल सिस्टम है, जो बेसिक जो इकोनॉमिक डाटा कैसे निकलता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डाटा है। दोस्तों, कुछ लोग बोलेंगे कि यहाँ से सवाल तो आता नहीं है। सवाल नहीं आता है, लेकिन जब आप स्कीम्स पढ़ते हो या फिर यूँ बोले करंट अफेयर्स को पढ़ते हो, ये चीज़ें आप पढ़ के करंट अफेयर्स पढ़ते हैं ना, तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छी समझ में आती है। वरना सीधे आप करंट अफेयर्स पे जाओगे तो इतना समझ में नहीं आएगा आपको। फ्रेंड्स, ये बेसिक बैकबोन है, इसको आपको अंदाजा होना चाहिए। उसके बिना आप करंट अफेयर पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, आप भूल भी सकते हैं। स्कीम्स को कवर करने का इसके अंदर मैं आपको बहुत अच्छा आइडिया देने वाला हूँ। वीडियो एंड तक देखा करिए, आप सपोर्ट कीजिए। फ्रेंड्स, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये चैप्टर बात करता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की। 1999 में एस्टेब्लिश हुआ था डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स और डिपार्टमेंट ऑफ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का। ठीक है, उसके बाद में इस मिनिस्ट्री के अंदर दोस्तों तीन मेन ऑफिस है। नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस है जिसके अंदर सीएसओ आता है, एनएसएसओ आता है। उसके अलावा इसका जो दूसरा विंग है जो प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, उसका दो मेन स्कीम्स है मेजर। ये तो 20 पॉइंट प्रोग्राम है, जो गरीबी हटाओ का प्रोग्राम, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सब डिटेल में कवर करेंगे इसके ऊपर अपन। उसके बाद में एमपी-लेट्स स्कीम, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। दोस्तों, लास्ट ईयर इसके अंदर यूपीएससी में सवाल आया था प्रीलिम्स में इस एमपी-लेट्स स्कीम के ऊपर, बहुत अच्छे से डिटेल में कवर किया है। इसके ऐसा कभी कवरेज नहीं देखा होगा, इस तरीके से कवर किया है इस स्कीम को मैंने इसमें। उसके बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग का भी डिवीजन है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन की बात करते हैं। 2005 में सेटअप हुआ था, रंगाराजन कमीशन ने इसको रिकमेंड किया था जब 2001 के अंदर इंडियन स्टैटिस्टिकल सिस्टम को रिवाम्प करने के लिए कमेटी बनाई गई थी जब। ठीक है, अगर बात करते हैं इस नेशनल स्टैटिस्टिक कमीशन की, तो इसमें एक तो पार्ट टाइम चेयरमैन होता है और एक 4 पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं। इसके अलावा इसके दोस्तों एक्स ऑफिशियल मेंबर्स भी होते हैं। प्लानिंग कमीशन के सेक्रेटरी जो कि नीति आयोग है अभी। उसके बाद में जो चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया है वो सेक्रेटरी होता है कमीशन का। नेशनल स्टैटिस्टिक कमीशन थोड़ा न्यूज में रहता है, लास्ट ईयर में न्यूज में था, आपको थोड़ा अंदाजा होना चाहिए कभी सवाल आ जाए तो। ठीक है, आगे सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस। दोस्तों, जो सीएसओ है ना, ये मेन इकोनॉमिक जो इंडिकेटर्स है वो लाता है। हम लोग देखते हैं क्या क्या डाटा लाता है। ये सब एग्जाम में नहीं आने वाला, लेकिन आपको एक अंदाजा होना चाहिए, बिकॉज आप बेसिक चीजें पढ़ के ही आप करंट अफेयर्स को अच्छे से कवर कर सकते हैं। इसका काम होता है दोस्तों, एक तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसको आगे हम डिटेल में कवर करने वाले। इसके बाद जो सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इंडिसेज है। उसके अलावा ह्यूमन डेवलपमेंट स्टैटिस्टिक्स आता है और जेंडर जो डाटा है, ये सब चीजें इस सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस लाता है। अगर आप रिलीज भी निकालता है, ये सब बातें हम लोग करंट के साथ कवर करेंगे, लेकिन आपको बेसिक अंदाजा मैं इस चैप्टर में दे रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। दोस्तों, जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, इसकी हम लोग एक अलग से डिटेल में कवर करा देता हूँ मैं आपको। कुल मिला के दोस्तों मोटे लेवल पे बोले तो जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होती है ना, उसका एक अंदाजा देता है कि हमारी जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है बढ़ रही है घट रही है। ठीक है, इसका जो बेस ईयर की बात करते हैं, इसको जो नापने की बेस ईयर है अभी 2011-12, ये मई 2017 में चेंज हुआ था। और उस टाइम जब आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम हुआ था 2017 के अंदर, मई के बाद में जुलाई में हुआ था, तो वहाँ पे इस पर्टिकुलर इंडेक्स का जो बेस ईयर रिवीजन हुआ था उसके ऊपर 4 सवाल पूछे थे 8 नंबर के। ठीक है, हम लोग देखा आई 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 जो है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसके अंदर 8 कोर सेक्टर्स होते हैं। इनके करंट अफेयर्स आप देखेंगे न्यूज़पेपर में, इनके ऊपर काफी ज्यादा आर्टिकल्स आते रहते हैं। 8 सेक्टर्स का आप नाम देख लीजिए। कोल, क्रूड, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, स्टील है, सीमेंट है, फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिसिटी है। सबसे ज्यादा अगर वेटेज की बात करते हैं ना हम लोग, तो इसका रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का 28% लगभग। और इस जो 8 कोर इंडस्ट्रीज है उनका वेटेज है आईआईपी में 40.27%। कई बार पूछ लेता है फेज 1 में ये सब चीजें। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं, जो आईआईपी कंप्यूट करने के लिए 16 जगह से डाटा लिया जाता है, ये 16 एजेंसीज है। ठीक है,
उसके बाद में हम लोग बात करते हैं जो बेस ईयर होता है उसके अंदर इसकी वैल्यू होती है 100 रहती है, ठीक है, इसका हमने कवर कर ही लिया है। हम लोग बात करते हैं अभी वेट की, इसका जो इंडेक्स कंपोजिशन, ये देखिए, ये जो लेटेस्ट अभी है बेस ईयर 2011-12 का, अगर हम लोग बात करते हैं तीन सेक्टर इसके अंदर, पहला माइनिंग जिसका वेटेज है 14.37, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग, सबसे ज्यादा वेटेज मैन्युफैक्चरिंग का है 77.63, तीसरे नंबर पर इलेक्ट्रिसिटी उसका है 7.99। टोटल 3 सेक्टर है जिनका वेटेज 100% है। आइटम ग्रुप्स की बात करें ना 407 है फ्रेंड्स, 407 आइटम ग्रुप्स है। सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग में, माइनिंग में तो एक ही है, इलेक्ट्रिसिटी में एक ही है। ये जो बेस, ये रिवीजन वाली सीरीज है, आप इसको याद रखना क्योंकि ये कई बार इंटरव्यू में भी इनफैक्ट पूछते हैं और फेज 1 में तो पूछने की ज्यादा संभावना है। दूसरा इनका क्लासिफिकेशन ये भी है, गुड्स के लेवल के अकॉर्डिंग भी क्लासिफिकेशन है, लेकिन अपने को उतना ज्यादा याद नहीं रखना। अब आप याद रखिए टोटल कितना आइटम्स इसके अंदर, ठीक है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मंथली बेसिस पे निकाला जाता है। आप पीआईबी पे जब रिलीज आएगा, जब अपन डिटेल में देख लेंगे, इतना आप इसको कवर कर लीजिए। अभी चलते हैं अपनी बुकलेट पे वापस। सब कुछ मैंने आपको इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का कवर करा दिया, 407 आइटम बता दिया मैंने आपको, और बेस ईयर बता दिया। यहाँ से कुछ कवर कर, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज कवर करा देता हूँ आपको दोस्तों। जो आईआईपी है अपन ने देखा हर मंथ रिलीज किया जाता है, इसमें टाइम लैग रहता है 6 वीक का। और कौन सी टेक्निक यूज करते हैं, स्पेशल डाटा डिसेमिनेशन स्टैंडर्ड नॉर्म्स ऑफ आईएमएफ, ठीक है। अपन ने देखा माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, 3 सेक्टर्स को कवर करता है। चलो आगे बढ़ते हैं, काफी हो गया इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। नेक्स्ट है दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, 7th टॉपिक, 7th इकोनॉमिक सेंसस। दोस्तों ये जो पर्टिकुलर चीज है 2019 से ही न्यूज में थी। जब ये मैं एग्जाम दे रहा था मुझे लगा इसमें से आएगा सवाल, लेकिन उस टाइम नहीं आई है। लेकिन अभी कोरोना वायरस की वजह से काफी पोस्टपोन होती जा रही है, अभी भी चल रहा है इसके अंदर। तो हम लोग इस 7th इकोनॉमिक सेंसस को थोड़ा डिटेल में कवर करते हैं। ये जो मिनिस्ट्री है ना MOSPI, वहां से कवर करेंगे इसको। सबसे पहले तो ये जो 2019 में हो रही है 7th इकोनॉमिक सेंसस, वो स्टार्ट हुई बेसिकली कैपेसिटी डेवलपमेंट स्कीम के तहत। दोस्तों ये जो पर्टिकुलर इसका फील्ड वर्क स्टार्ट हो चुका है। और ये जो पर्टिकुलर जो इकोनॉमिक सेंसस है, ये कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एक्ट 2008 के तहत कराई जाती है। अपन इसको डिटेल में कवर करते हैं अलग सोर्स से। ये मैंने खोला हुआ है, इसका जो विजन डॉक्यूमेंट निकाला था ना मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने, उसको हम लोग जो की जो पॉइंट्स उसको हम लोग कवर कर लेते हैं इसके अंदर क्विकली, ठीक है। सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं। सबसे पहला जो इकोनॉमिक सेंसस हुआ था दोस्तों, एक लक्षद्वीप के अलावा छोड़ के सब पूरे देश में हुआ था, 1977 में हुआ था, ठीक है। आप याद रखो इसके अंदर। और इसके अंदर जो कवरेज था, नॉन एग्रीकल्चर एस्टेब्लिशमेंट था, जो कि कम से कम एक बाहर से हायर्ड वर्कर लिया हो रेगुलरली बेसिस पे। उसके बाद में बात करते हैं हम लोग, उसके बाद में जो इकोनॉमिक सेंस ये इन्होंने बताया, दूसरा 1980 में हुआ था। और छठा नंबर का जो लास्ट सेंसस हुआ था ना 2013 में हुआ था, ठीक है, याद रखो आप इस चीज को भी। इन लोगों ने छठा जो इकोनॉमिक सेंसस उसका सैलेंट फीचर बताया है, ये सब स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में कवर किया था। सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर हो या फिर नॉन एग्रीकल्चर हो, सबको कवर किया गया था। सिर्फ क्रॉप प्रोडक्शन, प्लांटेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस, कंपल्सरी सोशल सिक्योरिटी और जो गुड्स एंड सर्विसेज है खुद ओवन कंजम्पशन के लिए, इन सब चीज़ों को छोड़ के सबको कवर किया गया था फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर दोनों को शामिल किया गया था। एक्सेप्शंस क्या है, क्रॉप प्रोडक्शन, प्लांटेशन में जो शामिल है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस, सोशल सिक्योरिटी, और जो चीज़ें खुद के कंजम्पशन के लिए पैदा की गई है उनको शामिल नहीं किया गया था। काफ़ी सारा इसमें एक्सप्लेनेशन दिया गया है, लेकिन काफ़ी डेप्थ में जाएगा, अपन उसको छोड़ देते हैं। इन्होंने दोस्तों बोला कि 7वां इकोनॉमिक सेंसस क्यों करवा रहे हैं। इन्होंने बोला कि नीति आयोग का एक टास्क फोर्स था, उन्होंने एम्प्लॉयमेंट डाटा को सुधारने का एक कोई तरीका निकालने का सोचा था, तो उसके बेसिस पे हम लोग ये इकोनॉमिक सेंसस करवा रहे हैं 7th। अब हम लोग बात करते हैं, अगर 7th इकोनॉमिक सेंसस हो रही है तो इसका क्या क्या मेन मकसद है दोस्तों। सबसे पहला है एक नेशनल वाइड बिजनेस रजिस्टर, इससे बनाया जाएगा डाटा से। उसके बाद में दोस्तों जो भी इकोनॉमिक वेरिएबल्स है, एक्टिविटी वाइज है, नॉन एग्रीकल्चर हो, सबका जो है एक प्रॉपर डाटाबेस बनाया जाएगा। उसके बाद में जो MSME डेवलपमेंट एक्ट है उसके तहत जो जो बेसिकली जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनके बारे में डाटा बटोरा जाएगा। उसके अलावा हम लोग बात करते हैं दोस्तों जो नंबर ऑफ जो वर्कर्स हैं काम कर रहे हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज में, उसका भी इंफॉर्मेशन एकत्रित किया जाएगा। तो साथ में जो भी इसके अंदर एस्टेब्लिशमेंट्स रहेंगे ना उनको जियो टैगिंग किया जाएगा, ताकि जो डेवलपमेंट प्लानिंग है विलेज लेवल पे वो प्रॉपर हो सके।
यहाँ पे स्कोप और कवरेज दे रखा है, आप इसको पढ़ सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा मतलब वीडियो लंबा हो रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया है। सेवंथ इकोनॉमिक साइंसेस का थोड़ा ध्यान रखिए, सवाल आ जाता है तो आप इसको कर देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, वापस अपनी बुकलेट पे आ जाते हैं हम लोग। सेवंथ इकोनॉमिक साइंसेस अपन ने कवर कर लिया है, इसमें तो कम दिया अपन ने, डिटेल में कवर किया। अब हम लोग आ जाते हैं अभी मेन जो प्राइस स्टैटिस्टिक है उनके ऊपर। दोस्तों अपन ने अब देखा इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। अब दो जो इंडेक्स है, सीपीआई और CFPI, कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स। बेसिक चीज आप रमेश सिंह से जाके पढ़ सकते हो। इसका अगर बेस ईयर की बात करते हैं फिलहाल सीपीआई की, दोस्तों जो 2012 है, जिसमें कि 100 माना जाता है। अगर हम लोग बात करते हैं इसकी जो जो बास्केट ऑफ आइटम्स है, उसको किस मेथोडोलॉजी के ऊपर बनाया गया है, मॉडिफाइड मिक्स रेफरेंस पीरियड डाटा है दोस्तों, दो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे 2011-12 का, उसके बेसिस पे इसको बनाया गया है। आगे इस सीपीआई का भी एक फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया है, जिसको कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स बोलते हैं। यानी कि जो खाने की चीजें हैं ना, उनको लेके इंडेक्स बनाया गया है। उसका 10 चीजें लगभग यहाँ पे दिया गया है। सीपीआई अर्बन, सीपीआई ये सब जो है अपन अलग से जाके देख लेंगे जब पीआईबी का रिलीज निकलेगा। जब उसके अलावा एक छोटा सा की फैक्ट है, स्टेटिस्टिक 29 जून को मनाते हैं प्रशांत चंद्र महालानोबिश इनके नाम पे। ठीक है, फेज 1 टाइपिश। अब अपन आते हैं मेन दो स्कीम्स है इसके अंदर, उनको बहुत ज़्यादा डिटेल में कवर करने वाले हैं। पहला है 20 पॉइंट प्रोग्राम। दोस्तों 20 पॉइंट प्रोग्राम है एक तरीके से जो गरीबी हटाओ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये शुरुआत है। यानी कि जब हमारा जो भारत देश के अंदर जो सरकारों ने फोकस स्टार्ट किया था गरीबी हटाओ के ऊपर, और कि लोग को ज़्यादा रोजगार दिया जाए, ये बेसिकली प्रोग्राम स्टार्टिंग पॉइंट है। यानी कि आप ये जो स्कीम्स का स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको आपको पता होना चाहिए। इससे लगा के आप बेस बना के पढ़ेंगे तो स्कीम्स आपको अच्छे से कवर होगी। दोस्तों सबसे पहले तो जो 20 पॉइंट प्रोग्राम है, 1975 जब 5th 5 ईयर प्लान चल रहा था, जब हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी थी, उनके दोस्तों उनका जो एक कह सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था, उनके द्वारा लिया गया था कि लोगों की गरीबी हटाई जाए और लोगों को रोजगार दिया जाए, लोग की जिंदगियां बेहतर बन सके, इसलिए स्टार्ट किया गया था। इसके बारे में सब हम डिटेल में कवर कर लेंगे, डिटेल में कवर करने वाले हैं इस बुक से। प्लस एक और सोर्स मैंने आपके लिए ऐसा ढूंढा है कि सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं रहने वाला। और दोस्तों ये कोई अलग से स्कीम नहीं, इसके लिए अलग से कोई फंड नहीं होता। मैं आपको समझाऊंगा कैसे ये स्कीम बेसिकली प्रोग्राम है, क्या पूरी स्ट्रक्चर समझाऊंगा ओवरऑल आपको। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस प्रोग्राम को। सबसे पहले 1975 में स्टार्ट किया, उसके बाद में इसको 1982 में रिस्ट्रक्चर किया गया, फिर 86 में रिस्ट्रक्चर हुआ, और लेटेस्ट जो एज ऑफ नाउ डाटा अवेलेबल है 2006 में इसको स्ट्रक्चर किया गया है। तो जब ये प्रोग्राम 2006 के अंदर स्ट्रक्चर हुआ, उसके बाद में इस प्रोग्राम के अंदर कौन से फोकस एरियाज हैं और किस चीज के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है वो हम देखते हैं अभी। मैन दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गरीबी हटाओ। गरीबी हटाने के लिए तो ये प्रोग्राम स्टार्ट ही किया गया था। उसके अलावा जो लोग हैं उनकी जिंदगी थोड़ी बेहतर हो सके, जो गरीब लोग हैं उनके लिए टारगेट किया गया था इस प्रोग्राम के तहत। और अगर हम लोग बात करते हैं कौन कौन से एस्पेक्ट्स को ये कवर करता है, पोवर्टी गरीबी को, रोजगार को, एजुकेशन को, हाउसिंग को, एग्रीकल्चर को, ड्रिंकिंग वाटर को, एफोरेस्टेशन को, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, एनर्जी, वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन, सब चीजें कवर करता है। यानी हम बोले तो मोटा मोटा कंप्रहेंसिव प्रोग्राम था ये दोस्तों। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं इस प्रोग्राम के अंदर, एक तरीके से मॉनिटरिंग का प्रोग्राम था। इसके लिए कोई अलग से फंड नहीं दिया जाता था, इसके लिए कोई अलॉट नहीं किया जाता। इसके अंदर कुछ 20 पॉइंट्स बनाए गए थे कि 20 चीजें बनाई गई थी, वो हम डिटेल में आगे देखेंगे। और 66 आइटम्स थे उनके ऊपर, उनके अंदर मॉनिटरिंग करने के लिए, जो कि इंडिविजुअली मिनिस्ट्री वाइज जो थी, सेंटर जो भी प्रोग्राम जो भी स्कीम की नोडल मिनिस्ट्री है वो उसको मॉनिटर करती थी। मॉनिटरिंग मैकेनिज्म यहाँ पे दिया गया, एक्सप्लेन किया गया। जब ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, इसके अंदर 20 पॉइंट थे। 20 पॉइंट में आपको बताऊंगा, थोड़ा वेट करो आप एक बार। उसके साथ में 66 आइटम्स को जिनको मॉनिटर किया जाता था। स्टार्टिंग के अंदर दोस्तों 25 जो आइटम्स है उनको मंथली मॉनिटरिंग किया जाता था, बाकी एनुअली मॉनिटरिंग किया जाता था फ्रेंड्स। लेकिन जब स्टार्टिंग में 20 पॉइंट और 66 आइटम्स थे ना, लेकिन एज ऑफ नाउ लेटेस्ट सिर्फ और सिर्फ 65 आइटम हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक आइटम, आइटम का मतलब दोस्तों है स्कीम है मोस्टली। तो आइटम्स में से जो है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, ये जो मैंने आपको बताया 2001 में जो स्टार्ट की थी, अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे होंगे ना, आपको स्कीम समझ में आ रही होगी। इसको नरेगा में शामिल कर लिया गया है। तो और नरेगा अपने आप में ही एक इसके अंदर पॉइंट है। तो यानी कि कुल मिला के एक पॉइंट कम हो गया, एक आइटम कम हो गया कुल मिला के। तो अभी 65 आइटम्स इसके अंदर। ठीक है, अभी फिलहाल 65 आइटम्स हैं।
तो उनमें से 19 आइटम्स जो है ना उनका क्वार्टरली मॉनिटरिंग किया जाता है। चलो यहाँ पे ज़्यादा नहीं दे रखा, अपन ऐसे सोर्स पे जाते हैं जहाँ सब कुछ डिटेल में दिया हुआ है। ये वेबसाइट है जो कि सीक्रेट है, आपको ढंग से समझ में आएगा यहाँ से। 20 पॉइंट प्रोग्राम 2006 मैंने आपको कुछ देर पहले बताया दोस्तों। इसका जो नाम है ना 20 पॉइंट प्रोग्राम, क्यों क्यों है इसका नाम 20 पॉइंट प्रोग्राम? देखो मैंने आपको बोला है कि इसके अंदर टोटल 20 पॉइंट्स का हो रहा है। 20 पॉइंट कौन से हैं वो अपन देखते हैं। जो पहला पॉइंट है पॉवर्टी हटाओ, गरीबी हटाओ। दूसरा पावर टू पीपल, ठीक है, लोग को पावर। सपोर्ट टू फार्मर्स, किसानों को सपोर्ट। लेबर वेलफेयर। चौथा पॉइंट है पांचवा फूड सिक्योरिटी। छठा हाउसिंग फॉर ऑल। सातवां क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। आठवां हेल्थ हेल्थ एजुकेशन, सब है इसके अंदर बेसिकली। वेलफेयर ऑफ SC ST माइनॉरिटी एंड OBC, वुमेन वेलफेयर, चाइल्ड वेलफेयर, यूथ डेवलपमेंट, इंप्रूवमेंट ऑफ स्लम्स, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, सोशल सिक्योरिटी, रूरल रोड्स, एनर्जाइजेशन ऑफ रूरल एरियाज, डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज और E-गवर्नेंस। ये 20 पॉइंट है इस प्रोग्राम के। अब दोस्तों होता क्या है ना, जो भी स्कीम आती है बेसिकली गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है किसी ना किसी एक सेक्टर को टारगेट करके बनाती है गवर्नमेंट। जैसे गरीबी हटाने के लिए नरेगा चल रहा है। आप इस तरीके से देखते हैं फूड सिक्योरिटी के लिए नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है। हाउसिंग फॉर ऑल के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है और अर्बन चल रही है। हेल्थ के लिए दुनिया भर की स्कीम चल रही है। एजुकेशन की भी दुनिया भर की स्कीम चल रही है। वुमेन के लिए अलग चल रही है। यानी कि सब चीज़ों में 20 पॉइंट्स के अंदर अलग अलग स्कीम चल रही है। ठीक है, तो 20 पॉइंट्स का मतलब कोई ये कोई अलग से प्रोग्राम नहीं है। 20 पॉइंट का मतलब है कि ये पर्टिकुलर पॉइंट्स है जिनके अंदर हम अलग अलग स्कीम चला रहे हैं ताकि लोग का भला हो सके, लोग की जिंदगी बेहतर बन सके। ठीक है, अब लोग थोड़ा हम आगे और एक्सप्लेन करते हैं। हमने बोला कि 20 पॉइंट अपन ने देख लिया ऊपर, ठीक है। उसके बाद में 65 आइटम्स इसके अंदर आते हैं, यानी कि हर एक जो पॉइंट है उसको फर्दर डिवाइड किया गया आइटम्स में। हालांकि 65 जो आइटम्स है वो सब तो मैं कवर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपको हल्का सा एक अंदाजा दे दूंगा। जैसे अपन ने पहला देखा था, पहला पॉइंट क्या था? गरीबी हटाओ। तो गरीबी हटाओ के लिए इन लोगों ने देखो योजनाएं जो चला रखी, नरेगा योजना अपन जानते हैं, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है, मैंने कवर किया हुआ है। उसके बाद में ये अलग तरीके की देख सकते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, अर्बन एरियाज के लिए की स्कीम है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। इसका मतलब ये है कि ये जो पर्टिकुलर स्कीम है ना, इसको परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग करके इस 20 पॉइंट प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में जनशक्ति है, जनशक्ति के लिए सब चीज़ें हैं। उसके बाद क्या अपन देखा, सपोर्ट टू फार्मर्स। अब हर एक चीज़ के लिए देखेंगे ना, उसके लिए हर एक पॉइंट के लिए आइटम है, 4-5 आइटम्स है, तो देख सकते हैं आप फ्रेंड्स। उसके अलावा हम लोग बात करें, जैसे फूड सिक्योरिटी की बात करें ना, अपना एक पॉइंट था, तो उसके अंदर देखो टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, अंत्योदय अन्न योजना की योजना चल रही सरकार की है ना, ये सब योजनाएं चल रही ताकि फूड सिक्योरिटी सबको गरीबों को खाना मिल सके। ठीक है, हाउसिंग के लिए अपन को पता ही है, अभी तो फिलहाल तो प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, इंदिरा आवास को मर्ज हो गया है। ठीक है, उम्मीद है आपको सब समझ में आ रहा होगा। हेल्थ के लिए ये सब पैरामीटर्स हैं, उनके लिए स्कीम चल रही है। जैसे एजुकेशन बात करें, सबको शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान चल रहा है और एक मिड डे मील स्कीम चल रहा है, मैंने आपको शेयर किया था, दोस्तों पढ़ लेना। यहाँ पे कंसर्न डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री दिया गया है। ठीक है, जैसे सोशल जस्टिस वाली जो मंत्रालय है वो कितना सारा स्कीम चला रहा है इनके अंदर, इस पर्टिकुलर के अंदर, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए दुनिया भर की स्कीम चलाता है। ठीक है, ऐसे ही आप देखेंगे ना एंड तक, तो यहाँ टोटल 65 पॉइंट्स है। इतना डिटेल में एग्जाम में नहीं पूछता है। चलो आगे बढ़ते हैं, लेकिन आपको बेसिक आइडिया मिल जाएगा। गवर्नमेंट स्कीम्स जो है आप ऐसे कवर करेंगे तो ही आपको अच्छे समझ में आएगी, वरना आप अगर कोई भी PDF लेके पढ़ने लग जाएंगे तो आपको बोरियत भी होगी, प्लस चीज़ें समझ में भी कम आएगी। अपन आ चुके हैं वापस अपनी बुकलेट पे। ठीक है, बुकलेट में ज़्यादा ध्यान नहीं था इसलिए अपन ने उधर से कवर किया। मॉनिटरिंग मैकेनिज्म कुछ काम का नहीं, छोड़ो। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों ये जो पर्टिकुलर मंत्रालय है मॉनिटरिंग और इम्पैक्ट, यानी जो योजनाएं चल रही है सरकारी उनका इम्पैक्ट नापने के लिए भी उन्होंने सर्वे करता है। तो 2 स्कीम्स का इन्होंने इम्पैक्ट असेसमेंट किया है। एक तो नरेगा स्कीम बड़ी फेमस स्कीम है, दूसरी एक दीनदयाल डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन स्कीम, ये सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री की स्कीम है। जब अपन कभी सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री पे आएंगे ना तो इसको कवर करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस चैप्टर का लास्ट और इम्पोर्टेंट सेक्शन है मेंबर्स ऑफ पार्लियर लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। बहुत अच्छे से कवर किया है इसके अंदर स्कीम को। इनफैक्ट लास्ट ईयर 2020 में UPSC प्रीलिम्स में इसके ऊपर एक सवाल भी आ चुका है। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम है, जो स्पेशली रूरल डेवलपमेंट के लिए तो काफ़ी ज़्यादा फोकस है इसका दोस्तों। ऐसी स्कीम्स है ना, सदाबहार स्कीम्स है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पुरानी स्कीम्स हम मान सकते हैं, पुरानी स्कीम्स है लेकिन बड़ी काम की स्कीम्स है, आज भी अपना जलवा बिखेर रही है अगर अच्छे से इम्प्लीमेंट की जाए तो। स्टार्ट करते हैं। ये स्कीम 1993 में लॉन्च हुई थी। ठीक है, उस टाइम जब ये लॉन्च हुआ था ना, स्कीम इस मिनिस्ट्री ऑफ
रूरल डेवलपमेंट के अंदर आता था। यानी कि आप देख सकते हैं तो ग्रामीण विकास मंत्रालय उसी की योजना ग्रामीण विकास के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए इसकी स्कीम को लॉन्च किया गया था। मेन मकसद यही था। उसके बाद में 1994 में मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जो प्रेजेंट डे मिनिस्ट्री, उसके पास में आ गई थी। अब बात करते हैं इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके बाद में सैलेंट फीचर्स देखेंगे दोस्तों। इसके अंदर फ्रेंड्स जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं उनको एक स्पेशल फाइनेंशियल बेसिकली पावर कह सकते हैं, हम लिख देते हैं, जो कि वो अपने एरिया के अंदर कुछ कार्य रिकमेंड कर सकते हैं जो कि डेवलपमेंट नेचर हों, कुछ विकास की गतिविधियां रिकमेंड कर सकते हैं जो कि कम्युनिटी असेट्स होंगे, यानी कि कम्युनिटी के भी काम आएंगे। अब ठीक है, कौन से जो प्रायोरिटीज है, लेकिन जो कौन से जो एरिया है, जो नेशनल प्रायोरिटीज एरियाज है, उनके अंदर उनको रिकमेंड करना रहता है। जैसे आप देख सकते हो ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी है, एजुकेशन है, बिजली है, हेल्थ, फैमिली वेलफेयर है, इरिगेशन है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सेवर्स है, रेलवेज है, रोड्स है, पाथवेज है, ब्रिजेज है, सैनिटेशन, पब्लिक हेल्थ है। जो लोकल में जो जरूरतें हैं बेसिकली उनके अंदर प्रोजेक्ट लाया जा सकता है। ठीक है, देखो इसके अंदर कुछ गाइडलाइंस स्कीम पे है, 2016 के अंदर इसकी लॉन्च की गई। अब आते हैं अपन जो की इसके जो सैलिएंट फीचर्स है इस स्कीम के सब अपन कवर करते हैं डिटेल में। आपको सबका सब समझ में आ जाएगा पर आप लॉजिकली पढ़ेंगे तो। ठीक है, बड़ा लग रहा है, देखो एक पेज का है, लेकिन आपको इतने अच्छे समझाऊंगा मैं कि दिक्कत नहीं आने वाली आपको। सबसे पहली बात है, ये स्कीम के अंदर पूरा का पूरा पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि केंद्र सरकार देती है। किस फॉर्म में? ग्रांट इन एड की फॉर्म में देती है। जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज है उनको डायरेक्टली पैसा भेजती है, ग्रांट इन एड। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा का पूरा पैसा देती है और ग्रांट इन एड की टर्म्स में डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज जो इंप्लीमेंट कर रही है उसको पैसा भेजती है। ठीक है, अगले पॉइंट पे आते हैं दोस्तों। इस स्कीम के जो फंड है इसका नॉन लैप्सेबल है। इसका मतलब ये है कि आप इस साल अगर खर्च नहीं करोगे तो अगले साल आपको पैसा मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपने इस बार पैसा नहीं लिया है तो अगले साल आपको पैसा मिल जाएगा, इस साल का भी। नॉन लैप्सेबल का मतलब ये होता है। ठीक है, इसके अंदर फंड्स नॉन लैप्सेबल है। अगर हम लोग बात करते हैं लिमिट की, फिलहाल इसकी जो लिमिट है एक एमपी की एक साल की 5 करोड़ रुपये है। ठीक है, लिमिट याद रखो। अब हम लोग बात करते हैं भाई इस स्कीम के अंदर काम करना है, कुछ वर्क्स रिकमेंड करना है, तो एमपी का क्या रोल रहता है, कौन इंप्लीमेंट करता है। दोस्तों देखो, मेंबर ऑफ जो पार्लियामेंट है एमपी, वो सिर्फ काम रिकमेंड करता है, भाई मेरे एरिया में ये काम हो जाए, वहां पे इतना रोड बन जाए, मेरा एरिया में काफी बुरी हालत है। उसके बाद में पैसा लेने का, काम को करने का और काम को दोस्तों एक तरीके से मॉनिटर करने का सारी की सारी जिम्मेदारी रहती है जिला अधिकारियों की, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी की। ठीक है, अब देखो 3 तरीके के एमपी होते हैं। लोकसभा वाले जो लोग हैं अपनी खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी में काम बता सकते हैं, जो राज्यसभा वाले हैं जिस स्टेट से हैं वहाँ पे, वो जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो देश में कहीं भी डेवलपमेंट वर्क रिकमेंड कर सकते हैं। अभी हम लोग बात करते हैं भाई किस टाइप की सिचुएशंस में काम इसके अंदर मोस्टली इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। अगर कोई नेचुरल डिजास्टर आता है, फ्लड आ गया, साइक्लोन आ गया, उस और कोई क्लाउड बस्ट हो गया, पेस्ट अटैक, टोर्नाडो, दुनिया भर की ये जो कह सकते हैं कि ये जो चीज़ें होगी तो उस केस में स्कीम की सहायता ली जा सकती है। ठीक है, उसके अलावा देखो एक तरीके से जो SC ST वाले जो लोग हैं, ऐसे एरिया हैं, उनके ऊपर भी थोड़ा सरकार का ध्यान जाए या फिर ये कि वहाँ भी डेवलपमेंट वर्क्स हो, इसलिए एक स्पेशल प्रोविजन किया गया है उन लोगों के लिए, ऐसे एरियाज के लिए। 15% तो SC वाले एरिया है उनके लिए खर्च करना रहता है इसके अंदर, और 7.5% ST वाले एरियाज के लिए खर्च करना रहता है इस स्कीम के अंदर दोस्तों। लेकिन अपन ने ऊपर देखा है कि जो MP है अपने या यूकेस कंस्टिट्यूएंसी या फिर अपने राज्य के अंदर ही काम करेगा। लेकिन ऐसा है, देखो इसके अंदर एक MP अगर उसको लगता है कि दूसरे राज्य के अंदर भी जरूरत है, भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, काफ़ी हालत ख़राब है, तो उस केस में 25 लाख तक का काम एक साल के अंदर उस दूसरे स्टेट में MP अपना करवा सकता है। दोस्तों इसका जो मेन मकसद है, देखो यूनिटी जो है, जो हारमोनी हो दोस्तों, कहीं ना कहीं जो गुडविल है ना ग्रास रूट लेवल पे, ठीक है, वो बनाने के लिए ऐसा प्रोविजन किया गया है इस स्कीम के अंदर। साथ में इस स्कीम के अंदर एक स्पेशल प्रोविजन है, 20 लाख रुपए तक जो दिव्यांग लोग हैं जो कि ट्राईसाइकिल्स खरीद सकते हैं, बैटरी ऑपरेटेड व्हील चेयर, आर्टिफिशियल लिम्स, और दोस्तों जो उनके जो जो विजुअली एम्पायर्ड लोग हैं उनके लिए हियरिंग और अदर जो एड्स रहते हैं वो सब भी इस जो पर्टिकुलर 20 लाख की लिमिट है उसके अंदर किया जा सकता है। दोस्तों छठा जो चैप्टर बेसिक इकोनॉमिक डाटा हमने डिटेल में कवर कर लिया है। दोस्तों सभी लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो आप एंड तक देखा करें
ताकि इतना तो रिसर्च करके आपके लिए इतना बेस्ट कंटेंट लाया जाता है, आपको बेस्ट कंटेंट मिलता है और मिलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए फ्रेंड्स। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो ईयर बुक है उसके अराउंड 15 चैप्टर्स हम कवर करने वाले हैं। लगभग शायद 1 महीना लगेगा इसमें। जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलेगा मैं आपको एक एक चैप्टर को कवर करवाता रहूँगा। दोस्तों आप सपोर्ट करिए, जो हमारे वीडियो है उनको शेयर करो आप सब जगह यार फ्रेंड्स, फैला दो आग की तरह। इतना अच्छा कंटेंट, इतनी अच्छी चीज़ें आपके लिए डिस्कस कर रहा हूँ मैं, तो आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। चलो दोस्तों, वीडियो को आप पूरा देखा करें ताकि जो हमारा वॉच टाइम थोड़ा क्या कहते हैं, काफ़ी लोग कम स्किप कर करके देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप ऐसा मत कीजिए, फालतू के जो वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे उनको देखने की बजाय हमारे वीडियोज़ को थोड़ा आप सपोर्ट कीजिए। आई थिंक काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया है दोस्तों, मैं नहीं चाहते हुए बड़ा वीडियो हो गया है, लेकिन डिटेल में एक्सप्लेन किए चीज़ें। यहाँ से अगर सवाल आता है यूपीएससी कोई सी भी एग्जाम को, तो आपका गलत नहीं होने वाला है। बहुत ही अच्छे से मैंने चीज़ें एक्सप्लेन की है दोस्तों। कई लोग स्कीम्स के लिए पूछते हैं कि स्कीम्स कैसे पढ़े। यार आप डिटेल में पढ़ेंगे जब ये आजकल एग्जाम क्लियर होता है, कंपटीशन ज़्यादा है, सवाल काफ़ी अंदर से डेप्थ से पूछे जा रहे हैं। तो इस बात को ध्यान रखते हुए आप पढ़िए। आप मेरे से एक लाइन आंसर एक्सपेक्ट मत करो कि गवर्नमेंट स्कीम्स को कैसे पढ़ना है। दोस्तों मैं व्हाट्सएप या टेलीग्राम चैट पे जवाब नहीं दे सकता उस चीज़ का, क्योंकि कोई जवाब है नहीं एक लाइन का उसका। ठीक है, आप सपोर्ट करते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जल्दी मैं नेक्स्ट पीआईबी वीडियो लेके आता हूँ आपके लिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।